हेलो क्लास। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हम लोगों ने कई सारे एंशियंट हिस्ट्रीज़ को देखा था। इंट्रोडक्शन देखा था सब्जेक्ट का कि एनाटॉमी क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे और उन चीज़ों का मेडिकल फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। और फिर हम लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी उनमें एंशियंट हिस्ट्री में ग्रीक हिस्ट्री थी, इजिप्टियन हिस्ट्री थी, रोमानियन हिस्ट्री थी। ठीक है, तो कई सारे टाइप के हिस्ट्रीज़ एंड उनके कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखे थे कि उन्होंने एनाटॉमी के सब्जेक्ट में क्या क्या इवोल्यूशन लाया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडर्न एनाटॉमी, यानी कि जो आज के टाइम पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी आप लोग पढ़ेंगे वो एनाटॉमी, और वो कब से कब तक चल रही है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मॉडर्न एनाटॉमी है वो 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी, यानी 18th सेंचुरी तक आपकी एंशियंट एनाटॉमी थी। इसके बाद में अब जो है स्टार्ट हुई है वो है मॉडर्न एनाटॉमी, और 17th सेंचुरी से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक ये एनाटॉमी चल रही है, ये पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत से ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, फिर ऐसी कई सारी बुक्स भी लिखी हैं जिनके थ्रू अपने नॉलेज को उन्होंने एक्सपैंड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया हम सभी में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं 1578 से लेकर 1657 के बीच में, इस ड्यूरेशन में क्या क्या एवोल्यूशन हुए। तो इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की खोज हुई, जिसको विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखा गया, उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, एक ब्लड है फ्लूइड जैसा जो कि हमारे पूरे बॉडी में दौड़ता रहता है 24 घंटे। तो उन्होंने इस चीज़ की खोज की, जिसको विलियम हार्वे ने बताया। और क्या, हार्ट एक्ट एज अ पंप, ये बात भी इस दौरान उनको पता चली कि हाँ जो हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन की तरह काम कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में 1628 से लेकर के 1694 तक के बीच में क्या क्या खोज हुई थी। इसमें माइक्रोस्कोप की खोज हुई। इस ड्यूरेशन में ही क्या हुआ, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। और क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए गए, सबसे पहले तो अब माइक्रोस्कोप आया है, डिस्कवर हुआ है, तो अब चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बैक्टीरियो वायरो माइको कोई भी है, या बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका सबका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सभी के सामने आया, यानी टिश्यूज़ की, सेल्स की स्टडी होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब भी माइक्रोस्कोप आया तब ऐसे हम क्या करते थे कि मान लीजिए हमने डाइसेक्शन किया, हमने देखा ठीक है ये लीवर है, ठीक है ये इंटेस्टाइन है, ये क्या क्या काम कर रही है, लेकिन अब उसके अंदर क्या सेलुलर स्ट्रक्चर, क्या हिस्टोपैथोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकली क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये तो हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, है ना। तो ये हमें माइक्रोस्कोप आने के बाद में जो है इसका नॉलेज हमें हुआ और हमें इसकी जानकारी मिली। ठीक है, और इसी के साथ साथ कैपिलरीज़ की डिस्कवरी भी हुई, आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ का नॉलेज हमें मिला। क्योंकि कैपिलरीज़ क्या हैं, वो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है, वो नेकेड आई से हमको दिख नहीं सकती, और जब माइक्रोस्कोप आया तो हमें वो दिखा, तब हमें उसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद में 1827 से लेके 1861 के बीच में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुए। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि एक वर्ल्ड की सबसे रेस्पेक्टेड एनाटॉमी टेक्स्ट बुक बनी। ठीक है, एनाटॉमी के नाम से ये बुक बनाई गई और उसको जो है ऑथराइज़ किया गया कि यही, इसमें ही जो नॉलेज है वो वर्ल्ड वाइड रहेगा और वो सारी चीज़ें सही हैं।
ठीक है। तो इसको एक बुक को उन्होंने ऑथराइज़ कर दिया कि जिसको जो भी नॉलेज मिले वो इस बुक में ऐड करते जाओ, और ये जो बुक है वो स्टैंडर्ड बुक मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक यहाँ पर इमेज दिख रही है, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। इनका नाम है एंड्रियास वेसालियस, ठीक है। ये फादर ऑफ एनाटॉमी हैं, मॉडर्न फादर ऑफ एनाटॉमी। वैसे क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था प्रीवियस क्लास में। यहाँ पर मैंने आपको एक और लिस्ट दी है जिसमें आपको अदर कंट्रीब्यूटर्स का पता चलता है। मान लीजिए एंड्रियास वेसालियस जो हैं वो तो फादर ऑफ एनाटॉमी हैं, बट ऐसा नहीं है कि जितनी भी खोजें हुई, जितनी भी डिस्कवरीज़ हुई हैं वो सारी इन्होंने ही की हैं। और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि देखिए कोई भी इवोल्यूशन, कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी डिस्कवरी, कुछ भी इवन होता है तो हम उसका क्रेडिट सिर्फ एक लोग को नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी होती है पूरी टीम। जैसे आपको पता चलता है कि इन्होंने इसकी खोज की, अब उन्होंने उसकी खोज की, उनका नाम बताया गया, बाकी ऐसा नहीं वो अकेले खोजे, उनकी पूरी टीम रहती है। अब इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट का एक जो फादर बताया जा रहा है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने सिर्फ अकेले ही अपना सारा कंट्रीब्यूशन दिया होगा, नहीं। इसमें बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनका नाम यहाँ नहीं है। तो हज़ारों लोग मिलकर के किसी एक सब्जेक्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जा कर के हमें उसकी नॉलेज मिलती है, ठीक है। किसी एक के सहारे से हमको ना तो कोई नॉलेज मिल सकती है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा वास्ट फॉर्म में कोई भी जो है चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये थे उनके फादर। मींस फादर तब बोला जाता है जब उन्होंने कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हो, या कोई ऐसी खोज की हो जिसने पूरा माइलस्टोन जो है साबित कर दिया। यानी कि एक ऐसे ही मान लो पूरा उस टाइम अनजान थे, उन्होंने कुछ ऐसा खोज कर दिया जिसके बारे में जो है अच्छे से नॉलेज मिलना स्टार्ट हुई, तो हमने उसको बोल दिया फादर। बट इसका मीन्स ये नहीं है कि और किसी ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर लिस्ट है, सबसे पहला लिस्ट में नाम है हिप्पोक्रेट्स का। हिप्पोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन हैं, ठीक है। इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, और ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया। इनको फादर ऑफ मेडिसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बताया सबसे पहले कि जो भी डिजीज़ेस कॉज होती हैं वो टिश्यू लेवल पे और सेलुलर लेवल पे इंजरी कॉज करती हैं, और प्लस उनको बाहर से आने वाली दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। इस बात को सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने ही बताया था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल, या इनको जो है फादर ऑफ कॉम्परेटिव एनाटॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्परेटिव एनाटॉमी मींस इन्होंने कंपैरिजन करके अलग अलग टाइप्स के जो है चीज़ें बताई थी कि एनिमल्स की एनाटॉमी और ह्यूमंस की एनाटॉमी किस तरह से डिफ़र करती है, और कितने फॉर्म्स में हम एनिमल्स को बांट सकते हैं। जैसे हमारे ऑल ओवर जो किंगडम है, जो कि पूरे अर्थ पर लाई करता है, जिसमें आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंजाई है, एल्गी है, एनिमेलिया में भी बहुत सारे क्लासेस डिवाइड किए गए हैं, आपको पता है। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज़, एस्केहेल्मिन्थीज़, ऑर्थोपोडा, है ना, कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं। तो बहुत से ऐसे वास्ट फॉर्म में क्या हुआ, हमको किंगडम देखने को मिला पूरा। तो अब क्योंकि एक ही फॉर्म में सारे एनिमल्स और सारे ह्यूमंस, इन सब की एनाटॉमी पढ़ना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि हाँ ठीक है, हमको एक क्लासिफिकेशन करना चाहिए, हमको क्लासिफाई करके ही पढ़ना आसान रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया, और ये किसने किया था? एरिस्टोटल ने।
जो किंगडम क्लासिफिकेशन आज के टाइम पर हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं हेरोफिलस। ठीक है, हेरोफिलस जो साइंटिस्ट हैं उनको फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी बोला जाता है, लेकिन मॉडर्न नहीं। ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ एनाटॉमी क्या हैं? एंड्रियास वेसालियस हैं। और ये जो जिनको मैं बता रही हूँ ये क्या है? ये एंशियंट टाइम पे थे। ठीक है, हेरोफिलस ये क्या करते थे? इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट सिम्टमैटिक ह्यूमन डाइसेक्शंस किए थे, यानी सिस्टमिक फॉर्म में। यानी कि देखो ऐसे डाइसेक्शन किया, कहीं लीवर आ गया, कहीं ब्रेन आया, कहीं पे आँख आई, कहीं पर ट्रैकिया आया, कहीं पे सब कहीं अलग अलग ऑर्गन्स आए। बट जब भी उन्होंने किया तो एक कोई सिस्टम नहीं था। जितने भी साइंटिस्ट ने डाइसेक्शन किया उसका कोई एक सिस्टम नहीं था कि एक सिस्टम में आपके लंग्स आ रहे हैं, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स आ रहा है तो एक पूरा सिस्टम आए, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने ये पहली बार करके दिखाया था कि एक पूरे सिस्टम को ही इन्होंने अलग से डिस्क्राइब कर पाया था। अगले साइंटिस्ट का नाम है एरासिस्ट्रोटस। ठीक है, इनका नाम है एरासिस्ट्रोटस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हार्ट की स्टडी की थी, नर्व्स की स्टडी की थी और फिजियोलॉजी की बताया था, हार्ट और नर्व्स का, यानी एनाटॉमी बताई, हार्ट और नर्व्स की एनाटॉमी बताई इन्होंने और फिजियोलॉजी भी बताई। ठीक है, हार्ट और नर्व्स की, यानी कि उसमें क्या पाया जाता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ये बताया। और उसके बाद बताया कि ये काम क्या करते हैं। तो ये डिस्क्राइब किया था एरासिस्ट्रोटस ने। उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट गैलन, जो कि काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने एनिमल डाइसेक्शंस के बिहाफ पर डिटेल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस दिए थे। ठीक है, एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन सारे गैलन ने दिए थे, यानी कि सब ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी कि कौन क्या चीज़ कर रहा है, कौन सा ऑर्गन क्या करता है, इसके बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंकाई। ठीक है, लियोनार्डो दा विंकाई। इन्होंने एक्यूरेट एनाटॉमिकल इल्यूस्ट्रेशंस दिए थे। ठीक है, ये क्या होते हैं? जैसे किसी ने ऐसे सोच करके बता दिया कि लीवर क्या काम कर रहा है या किडनी क्या कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि हमको काम करते हुए तो नहीं दिखेगा ना। जब भी हम डाइसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी डेड बॉडी का करेंगे। अब डेड बॉडी में वो काम तो कर नहीं रहा होगा, तो हम एज्यूम ही तो कर सकते हैं कि ठीक है ये किडनी है तो ये फ़िल्टर करती होगी ब्लड को, या ये लीवर है तो ये एंजाइम्स बनाता होगा, ये हार्ट है तो ये ब्लड पंप करता होगा। तो नॉर्मली एक्यूरेट कोई चीज़ नहीं थी। एक्यूरेट एनाटॉमिकल जो इंफॉर्मेशन है वो हमको लियोनार्डो दा विंकाई ने दिया था। उसके बाद एंड्रियास वेसालियस आते हैं जिनको मॉडर्न एनाटॉमी के फादर बोला जाते हैं, और इन्होंने गैलन की जो भी गलतियां थी उन्होंने उनको सही किया था। गैलन ने क्या किया था? एनिमल डाइसेक्शन के बिहाफ पर एनाटॉमी का डिटेल्ड, पूरे बॉडी की एनाटॉमी का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, तो उसी को एंड्रियास वेसालियस ने पूरा सही से बनाया था। विलियम हार्वे, जिसके बारे में अभी ऊपर मैंने बताया था कि ब्लड के सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी, ब्लड के सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। मार्सेलो मालपीघी एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, मार्सेलो मालपीघी ने क्या किया था कि इन्होंने हिस्टोलॉजी का फादर इनको बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और हिस्टोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। आपके बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनकी स्टडी करना। तो इनको इसीलिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं कि इन्होंने डिटेल्ड स्टडी करी थी टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है,
कौन से टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको दी थी। उसके बाद में एक लास्ट में एक साइंटिस्ट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है जिनका नाम है हेनरी ग्रे, और ये ग्रेज एनाटॉमी जो कि एक बहुत ही ग्रेट बुक है एनाटॉमी की, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं में से एक है ग्रेज एनाटॉमी। उसके ये ऑथर हैं, यानी पूरी उन्होंने एनाटॉमी लिखी थी। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट। इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस की थी और अभी भी, ठीक है। उसके बाद में कुछ ब्रांचेस आती हैं एनाटॉमी की, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी एनाटॉमी का पूरा जो है क्लासेस हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी तो सिर्फ हिस्ट्री थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ब्रांचेस देख लीजिए। सबसे पहला ब्रांच आता है एनाटॉमी का ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक, मींस आँखों से देखकर जो दिखे। इसमें किसी माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं होगा, ऐसे ही नेकेड आई से देखेंगे आप। नेकेड आई से देखने पर जो भी उसको दिखेगा, जो भी चीज़ें, वो स्टडी करना। यानी हमने बस डाइसेक्शन किया, काटा, काटने के बाद जो दिखा उसी की स्टडी कर लिया, ठीक है। तो वो ग्रॉस एनाटॉमी। और इसी का अपोजिट माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने देखा, हमको जो भी चीज़ें दिखी, जो भी इंफॉर्मेशन दिखी, वो इंफॉर्मेशन किस में आ जाएगी, वो आपकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर में आएगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करते थे। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, मींस एम्ब्रियो के ग्रो करने के स्टेजेस, कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, कितने स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है आपका सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी यानी ऊपर के, बॉडी के ऊपर के स्ट्रक्चर की एनाटॉमी, ठीक है। स्किन है हमारी, स्किन है, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये सब क्या हैं, ये हमारे आउटर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ऊपर का। तो ऊपर का देखने पर जो भी दिखता है स्ट्रक्चर, उसकी अगर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सरफेस एनाटॉमी। उसके बाद में आता है आपका एक और एनाटॉमी रीजनल, यानी रीजन्स के बिहाफ पर। थोरैक्स पढ़ लिया। थोरैक्स का मतलब होता है चेस्ट। अब चेस्ट में जो भी ऑर्गन आएंगे, चेस्ट में आपका हार्ट आएगा, लंग्स आएंगे, ट्रैकिया आएगा, ईसोफेगस आएगा, लैरिंग्स आएंगे, फेरिंग्स आएंगे, फिर हेड आएगा, हेड रीजन। हेड रीजन में आपकी आँख, नाक, मुंह, दांत, जीभ सब आएगा, है ना। ब्रेन आएगा आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर एक रीजन आएगा लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर। तो उन हाथों पैरों में कितनी बोन्स हैं, कौन सी मसल्स हैं, क्या बोन काम कर रही, कौन कौन से जॉइंट्स हैं, कैसी स्किन है, तो ये सब स्टडी हम रीजनल एनाटॉमी में करते हैं, यानी रीजन्स के बिहाफ पर। हमारे हाथ के रीजन में क्या क्या है, हमारे पैर के रीजन में क्या है, हमारे एब्डोमेन के रीजन में क्या है, हमारे चेस्ट के रीजन में क्या है, हमारे हेड के रीजन में क्या है, इस तरीके से। फिर आता है सिस्टमिक एनाटॉमी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो एनाटॉमी पढ़ेंगे वो सिस्टमिक एनाटॉमी है। सिस्टमिक एनाटॉमी मींस एक एक सिस्टम के बिहाफ पर। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ चीज़ें थोरैक्स में पाई जाएंगी, कुछ एब्डोमेन में पाई जाएंगी, कुछ चीज़ें उसकी पेल्विस में पाई जाती हैं। तो उन सब का एक ही जगह पे स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। यानी अगर हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ब्रेन का जितना भी हमारा जो एनाटॉमी होगा, ठीक है, और जितनी नर्व्स होंगी, इनके सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक एक सिस्टम के बिहाफ पर उसकी एनाटॉमी की स्टडी करवाना, ये आपका सिस्टमिक एनाटॉमी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड,
ये सब हम करवाते हैं। उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज़ का यूज़ होता है और इमेजेस बनकर आती हैं और हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देख तो अंदर का ही रहे हैं ना, बॉडी का ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वो एनाटॉमी में ही आएगा, वो है एनाटॉमी में ही। लेकिन क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव रेज़ का यूज़ हुआ है, एक्स रेज़ का यूज़ हुआ है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। यानी इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज़। फिर उसके बाद में एक और आता है हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी या अप्लाइड एनाटॉमी। कौन से रीज़न में कौन से टाइप की बीमारियां होती हैं, कौन से रीज़न में कौन सी डिज़ीज़ कॉज हो रही हैं, तो उसको क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकली, ठीक है, जो आप नीचे पढ़ेंगे एक और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, वो भी इसी से रिलेटेड है कि इसमें कौन से ऑर्गन में कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में अगला है आपका सर्जिकल एनाटॉमी, ठीक है। सर्जिकल एनाटॉमी की जो स्टडी है वो ज़्यादातर सर्जन्स लोग करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, कौन से इंटरनल ऑर्गन्स की सर्जरीज़ किस तरह से हमको परफॉर्म करनी है, ठीक है। कौन सा जो है हमको एनेस्थीसिया यूज़ करें तो इस ऑर्गन में हमको अच्छे से पकड़ बनेगी। अब जैसे हमको पैर का किसी का ऑपरेशन करना है, उसकी हड्डी टूटी हुई है पैर की, बोन उसकी ब्रेक्ड है, हमको उसको ऑपरेट करना है, तो हम उसकी पूरी बॉडी को थोड़ी ना एनेस्थीसिया देंगे, हम उसको लोकल देंगे एनेस्थीसिया या जनरल तो देंगे नहीं, लोकल एनेस्थीसिया देंगे। और वही अगर किसी को चेस्ट का कुछ ऑपरेट करना है तो हम उसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे, उसकी पूरी बॉडी बेहोश करनी पड़ेगी। तो कौन सी एनाटॉमी का सर्जरी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका नॉलेज हमको जो है सर्जिकल एनाटॉमी के अंदर देखने को मिलती है। एक आपका रह गया है कॉम्परेटिव एनाटॉमी क्या है, कंपेयर करने के बाद जो एनाटॉमी हमको पढ़ना होता है। यानी कि जैसे अब इसका एग्ज़ाम्पल आप समझिएगा, एग्ज़ाम्पल से जैसे आपके हार्ट ने ब्लड पंप किया, पंप करने के बाद जो उसका ब्लड है 5% ब्लड ब्रेन के पास जाता है, 15% लीवर के पास जाता है, ठीक है, और 5% जो है हार्ट के पास जाता है, और 20% आपके बोन्स के पास में जाता है, किडनीज़ के पास में 25% ब्लड जाता है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम कंपेयर करके देख रहे हैं ना कि किडनी के पास कितना 25% जा रहा है और हार्ट के पास ओनली 5% जा रहा है। तो ये इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है न्यूरो एनाटॉमी क्या होती है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एनाटॉमी, जिसमें हम नर्वस सिस्टम का पूरा स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो जानते हैं। तो यानी नर्वस सिस्टम इन द सेंस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब की स्टडी करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरो एनाटॉमी। तो these are the branches of anatomy, and we have already discussed about history of anatomy, then branches of anatomy. I hope you understand the lecture। और उसके बाद में हम लोग जो आगे की चीज़ें हैं we'll be discussing in the next class। Okay, thank you everyone।